गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, हम अब तक पढ़ चुके हैं एमआईएनए का डिग्रेडेशन इन प्रोकैरियोट, एमआईएनए डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन लेवल की स्टडी कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। तो अब एमआईएनए का डिग्रेडेशन हम इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है एमआरएनए सर्विलेंस। आज का टॉपिक क्या है? एमआरएनए सर्विलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमआरएनए सर्विलेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन भी सीएसआई में 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, एमआरएनए सर्विलेंस क्या होता है, एमआरएनए सर्विलेंस क्यों जरूरी है एमआरएनए का सर्विलेंस करना। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये एमआरएनए सर्विलेंस। जैसे कि आप लोग जाते हो किसी गवर्नमेंट प्लेस के ऊपर, आप लोग देखते होंगे कि यू आर अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की निगरानी के अंदर है। क्यों बोलते हैं वहाँ पे हम कैमरे की निगरानी में हैं? ताकि हम कोई गलती ना करें। सही बात है। वैसे ही एमआईएनए का सर्विलेंस क्यों जरूरी है? ताकि एमआईएनए के अंदर कोई गलती ना हो। हम एमआईएनए को भी चेक कर रहे हैं, हमारे जो मैकेनिज्म है वो चेक करता है एमआईएनए को कि आपके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई है, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, कोई पॉइंट म्यूटेशन तो नहीं है। और म्यूटेशन भी है तो कहाँ पर है? सिस्टोन वाले रीजन में है, आपके 3 प्राइम यूटीआर वाले रीजन में है, 5 प्राइम यूटीआर वाले रीजन में। कहाँ पर है आपका म्यूटेशन? सही बात है। अगर हमें पता है कि अगर म्यूटेशन होता है एमआरएनए के अंदर, तो वो म्यूटेशन कहाँ आएगा? वो प्रोटीन के अंदर आएगा। तो प्रोटीन म्यूटेटेड बनेगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है। नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन गई तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन वाले जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए या उसके एमआरएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो हमें पता है इंसुलिन नहीं मिल पाएगी हमारे को। तो ये तो बहुत ही नुकसान वाली बात है। तो एमआरएनए का भी हम सर्विलेंस रखते हैं कि एमआरएनए जो बनने जा रहा है या एमआरएनए जो बन चुका है, वो एमआरएनए क्या सही बना है या नहीं। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी क्या वो सही बनेगी या नहीं। तो ईच एंड एवरी स्टेप पे हमारी जो बॉडी होती है वो एमआरएनए को चेक करती रहती है कि एमआरएनए सही है या नहीं, क्योंकि प्रोटीन सही बननी चाहिए। अगर प्रोटीन गलत बन गई, प्रोटीन म्यूटेटेड बन गई, तो हमारे डिजीज कोज हो जाएगी। वो एज ए एंटीजन काम करेगी हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिजीज क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो एमआरएनए सर्विलेंस इसलिए जरूरी है कि एमआरएनए जो बन रहा है वो सही तो है। ठीक है, तो एमआरएनए सर्विलेंस के कितने पाथवे हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे? हम 3 पाथवे एमआरएनए सर्विलेंस के पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक नो गो पाथवे। वेरी फर्स्ट पाथवे का नाम है क्या? नो गो पाथवे। सेकंड पाथवे का नाम क्या है? या नो गो पाथवे या नो गो डीके भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? डीके भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पाथवे है यहाँ पे नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, या मैं बोल सकता हूँ इसको क्या? पाथवे। नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके या नॉन स्टॉप मीडिएटेड पाथवे। थर्ड इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉनसेंस मीडिएटेड पाथवे, और वी कैन से डीके। तो ये 3 पाथवे है। इन 3 पाथवे के थ्रू हम क्या करते हैं? एमआरएनए को चेक करते हैं कि एमआरएनए सही है या नहीं है। और अगर एमआरएनए के अंदर कोई गलती निकल जाती है तो हमें उस एमआरएनए को डिग्रेड करना है। ठीक है, चाहे वो एंडोन्यूक्लियस पाथवे के थ्रू कर सकते हैं या एक्सोन्यूक्लियस पाथवे के थ्रू कर सकते हैं। तो सर्विलेंस मैकेनिज्म की जरूरत क्यों है? तो क्योंकि हमें पता है एमआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। एमआरएनए से ही हम प्रोटीन बनाकर जा रहे हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रख रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट पाथवे आज डिस्कस करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट पाथवे का नाम है नो गो पाथवे। नो गो पाथवे और नो गो डीके, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे जो दोनों पाथवे है, नॉन स्टॉप म्यूटेटेड डीके एंड नॉन सेंस म्यूटेटेड डीके, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट पाथवे इज नो गो डीके या नो गो पाथवे। तो व्हाट इज नो गो पाथवे? इसका नाम नो गो क्यों रखा है हमने? नो गो पाथवे क्यों है? तो देखो, हमने क्या करा, हमने एक एमआरएनए देखा। हमें पता है एमआरएनए के अंदर क्या होगा? कैपिंग एंड टेलिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने इस एमआरएनए के अंदर देखा कि इसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। क्या थी? स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। एंड यहाँ पर पॉली ए टेल तो हमें देखने को मिल ही जाएगी, या मैं यहाँ पे ए एंड एन लिख देता हूँ। ठीक है, पॉली ए टेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है? ये एक तरह से क्या थी? स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी।
ठीक है, हमें पता है mRNA के अंदर हमें पता है कि राइबोसोम आके बाइंड करेगा, तभी तो वहाँ पे हम क्या करके जाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम ने आके यहाँ पे बाइंड किया है, ये हमारा राइबोसोम है जो आके बाइंड कर रहा है। अब राइबोसोम क्या हो रहा है, राइबोसोम ये क्या है, राइबोसोम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि राइबोसोम इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से राइबोसोम क्या नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। तो स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से राइबोसोम आगे नहीं बढ़ पाएगा। नो गो मतलब कि आगे नहीं जा सकता है हमारा राइबोसोम। कहाँ नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये रहा राइबोसोम। तो हमने बोला ये तो एक तरह से नो गो पाथवे हो गया। नो गो मतलब राइबोसोम कैन नॉट एबल टू मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो अब हम क्या करें, हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिमूव करनी पड़ेगी, या हम क्या करें, इस आरएनए को डिग्रेड करें, क्योंकि अगर ऐसे ही राइबोसोम आके स्टक होते रहे तो बहुत सारे राइबोसोम स्टक हो जाएंगे, पॉलीराइबोसोम कंडीशन आ जाएगी। तो हमने क्या करा, ऐसे राइबोसोम को सॉरी ऐसे एमआरएनए को जो कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या करने वाले, डिग्रेड करने वाले हैं। क्यों डिग्रेड करेंगे, क्योंकि राइबोसोम मूव नहीं कर पाएगा, राइबोसोम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, with the help of endonucleolytic pathway, with the help of endonuclease pathway हमने क्या करा, ये 7 मिथाइल गुआनिन की कैपिंग है, एंड देन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एंड देन ये पॉलीएटेल। हमने यहाँ पर क्या करा, एक प्रोटीन बाइंड कराई, जो प्रोटीन थी या हम बोले कि एक एंजाइम बाइंड कराया। इस एंजाइम, ये एंजाइम के पास क्या प्रॉपर्टी थी, एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी थी। ये देखो, ये लो। तो ये एंजाइम क्या करके जा रहा है, इस एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम का नाम है डोम 34। और हम क्या कह सकते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका, दूसरा एक और है प्रोटीन HBS1। ये दोनों डोम 34 और HBS1 क्या करके जा रहे हैं, दोनों के पास कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस। कौन सी एक्टिविटी है, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी है। अब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर इनके पास प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ये बीच में से कट करेंगे। तो हमारे क्या देखने को मिलेगा, हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल लाइक 7 मिथाइल गुआनिन की कैपिंग, एंड देन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड यहाँ पर हमारे ये देखो आपकी पॉली ए टेल। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब हमें पता है कि हमने इस आरएनए को भी डिग्रेड करना है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एंजाइम बुलाया। यहाँ पे एंजाइम क्या थे, यहाँ पे लाइक एक्सोसोम, एंड एक्सआरएन 1। ठीक है, हमें पता है कि एक्सोसोम के पास कौन सी एक्टिविटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है, एंड एक्सआरएन 1 के पास में है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे जहाँ पे भी इनको फ्री 3 प्राइम OH मिल जाए या 5 प्राइम फॉस्फेट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा देन ये 7 मिथाइल गुआनिन की कैपिंग है, एंड ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड ये पॉलीएटेल। 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड ये पॉलीएटेल।
तो यहाँ पर बाइंड कर रहा है एक्सोसोम एंड यहाँ बाइंड करेगा कौन, XRN1। ये क्या हो गया, XRN1। और ये क्या है, एक्सोसोम। अब क्या करके जाएंगे, ये mRNA को डिग्रेड करेंगे क्योंकि इन दोनों के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होने की वजह से हम क्या करेंगे, इस mRNA के हर एक न्यूक्लियोटाइड को हम एक एक करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखो ये mRNA के न्यूक्लियोटाइड निकल गए हैं। तो ये पूरा mRNA क्या हो गया है, ये mRNA पूरा का पूरा डिग्रेड हो गया है। mRNA क्या हो गया है, डिग्रेड। तो हमने सर्विलेंस पाथवे के थ्रू क्या अमाइन डिग्रेड कर दिया, डेफिनेटली। सर्विलेंस पाथवे से हमें क्या देखने को मिला, सर्विलेंस पाथवे ने हमें ये बताया, नोगो पाथवे ने हमें ये बताया कि अमाइन के अंदर स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से राइबोसोम मूव नहीं कर पा रहा है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन आ सकती है, ठीक है, प्रोटीन नहीं बन पाएगी इस आरएनए से। तो हमने कहा कि चलो एक काम करो, इस आरएनए को डिग्रेड करो। तो कैसे करेंगे, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है DOM34 HBS1 एंड देन वो क्या करके जाएगा, कट लगाएगा। देन हमारे पास दो एंड आ जाएंगे, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो 3 प्राइम एंड पर एक्सोसोम जिसके पास में एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, एंड 5 प्राइम एंड पर बाइंड करेगा XRN1 जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। एंड देन ये क्या करेंगे, पूरे mRNA को क्लीव कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा जो पाथवे है, नोगो पाथवे, कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके एंड नॉन सेंस मीडिएटेड डीके पाथवे, ठीक है। mRNA सर्विलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर CSIR, ठीक है। तो इसको हम इन डिटेल अपन कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताइए कि आपका कहाँ डाउट आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको लगे आप अपना जहाँ आपको कंफर्ट फील हो वहाँ पे आप इंक्वायरी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSI एग्जाम। बाय, टेक केयर।